आज की डेट में ये बड़े दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिन आदिवासियों को पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों पर आज भी 70 से 80% आदिवासियों की ज़मीनों पर दबंगों के कब्जे हैं। मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है, मुख्यमंत्री की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में एक आदिवासी महिला 11 साल से अपने पट्टे की ज़मीन को छुड़ाने के लिए दर दर भटक रही है और उसको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। वो अपनी किताब लेकर के, ऋण पुस्तिका लेकर के, ज़मीन के कागज़ लेकर के, पट्टा लेकर के, तहसीलदार से लेके एसडीएम से लेके, कलेक्टर से लेके और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख चुकी है। उसकी ज़मीन जब मुक्त नहीं हो पाई, जो सीएम का गृह क्षेत्र है, सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, तो आप समझ लीजिए पूरे प्रदेश में आदिवासी और दलित समाज के लोगों की क्या हालत होगी। तो उन्होंने कहा कि हम 5 से 6 बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से मिले, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के और बड़े भोपाल में, तो मिले, अपनी बात कही, फ़ोन पे बात कही, मिल के बात कही कि मेरी बेटी 9 साल की हो गई है और 9 साल पहले ये घटना हुई थी और लिविंग रिलेशनशिप के दौरान ये बेटी पैदा हुई। लेकिन हम जहाँ जब भी जिस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, स्कूल वाले पहले तो ये कह देते कि हाँ ठीक है एडमिशन हो जाएगा। जब उनको ये पता चलता है कि उनकी बेटी लिविंग के दौरान हुई थी, तो फिर वो अगले ही दिन पलट जाते हैं और कह देते हैं कि सीट सारी फुल हो चुकी हैं, एडमिशन नहीं देते। तरह तरह के बहानेबाजी करते थे। आम व्यक्ति के आंखों के सामने से कोई चीज़ बच के निकल जा रही है और आप उसको पकड़ रहे हो, वही खुजी पत्रकारिता है। हम इससे डरते नहीं हैं और ना डरेंगे, और जो कर रहे हैं वो करना है। नमस्कार दर्शकों, मीट द मीडिया के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं युवा पत्रकार अंकित पचौरी से, जो कि दतिया के एक छोटे से ग्राम से आते हैं, लेकिन उस छोटे ग्राम से उन्होंने भोपाल और भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाई है। वे जर्नलिज्म में कब, क्यों और कैसे आए, इसके बारे में भी हम जानेंगे, और उन्होंने किस तरह की स्टोरीज से अपनी अलग पहचान बनाई, किस तरह की उनकी न्यूज़ रिपोर्टिंग रही। खासतौर से वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, तो कैसे वो अपनी स्टोरीज़ को जनरेट करते हैं, कितनी उनको दिक्कतें आती हैं, कितनी उनको चैलेंजेस दूसरे तरह के सामने आते हैं। क्योंकि कोई जब आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने जाते हैं, खासतौर से जब आप प्रशासन के विरुद्ध कुछ काम करते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। तो ये सारी जानकारी उनसे हम लेंगे और पत्रकारिता को किस तरह से देखते हैं और आने वाले समय में उनकी क्या योजनाएं हैं, वो जानकारी भी हम लेंगे। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हमारे जो एपिसोड की या हम जो इंटरव्यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मेट ये रहता है कि हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपकी, और उसके बाद फिर हम आपके जर्नलिज्म पे बात करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और जर्नलिज्म में कब आ पाए। शुरुआत दतिया से हुई। दतिया का एक गांव है बसई, दतिया से करीब 70 किलोमीटर दूर है। उसी गांव में मेरा जन्म हुआ था और स्कूल की पूरी एजुकेशन जो है वो मेरी बसई में ही हुई है जी। ग्राम पंचायत है, आज भी ग्राम पंचायत है, चूँकि कस्बा है। जब पत्रकारिता में शुरुआत हमने की तो उस दौर में, उस समय में, ये कब की बात रही होगी? ये बात रही है करीब 2012 जी। 12 में हम पत्रकारिता में आए। नई दुनिया और दूरदर्शन से शुरुआत हुई। दूरदर्शन का एक प्रोग्राम आता था, आंखों देखी नलिनी सिंह जी, जिसको होस्ट करती थी जी हाँ। उस प्रोग्राम में मैं ग्वालियर और दतिया, शिवपुरी, मुरैना, इन जिलों की रिपोर्टिंग करता था, क्राइम की रिपोर्टिंग। इसके बाद अन्य अखबारों में, तमाम अखबारों में हम रहे। पत्रिका में भी काम किया है, भास्कर में भी काम किया है, स्वदेश में भी काम किया है, और दतिया से लेकर के भोपाल तक का ये पूरा सफ़र पत्रकारिता का रहा है। और आज आपके साथ बैठे जी। तो दतिया आपने कब छोड़ा, भोपाल आप कब आए? 2016 में भोपाल में आया और उस वक्त मैं स्वदेश दैनिक अखबार जो है उसमें बतौर रिपोर्टर मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद फिर भास्कर और एक नेटवर्क 10 करके नेशनल चैनल था, उसमें स्टेट हेड की भूमिका में रहा। और अभी वर्तमान में मैं उप संपादक हूँ द मूक नायक का, जो कि दिल्ली से चलता है जी। और दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, मूक नायक भी पूरी एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन न्यूज़ सर्विस है,
जो कि काफ़ी सारे ख़ासतौर से आदिवासी और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं पूरे देश भर में उनके अधिकार के लिए और उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने का काम करती है। एम आई राइट? बिल्कुल सही बात है। द मूक नायक जो है वो प्रतिबद्ध है वंचित शोषित समाज की जो बात है, जिन लोगों के पास माइक नहीं है उन तक पहुंचना और उनके मुद्दों को उठाना जी। और असल में मुझे लगता है कि पत्रकारिता का अर्थ ही यही है कि जिस व्यक्ति तक माइक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी आवाज़ ऊपर तक नहीं आ पा रही, जिसकी समस्या उभर के नहीं आ पा रही है, वहाँ तक एक पत्रकार जाए और उसकी खबर को शासन प्रशासन तक और लोगों तक पहुँचाए कि देखिए कि आप अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लाभ की बात करते हैं, क्या वो व्यक्ति आज एक सम्मानीय जीवन जी रहा है, सरकार की जो योजना है उसको पहुंच पा रही हैं, मिल पा रही हैं, अगर नहीं मिल पा रही तो क्यों नहीं मिल पा रही हैं, सवाल यही होना चाहिए। जी, तो अभी हम इस जर्नी पर आगे चलेंगे जो कि आपके मूक नायक से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके पहले की जर्नी पर हम थोड़ा बात करेंगे कि इसके पूर्व आपने जो पत्रकारिता की तो वो किस विशेष जो हम कहते हैं बीट या किस तरह की आपने विशेष पत्रकारिता की, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। तमाम जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में हम रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में तमाम चैनल हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अखबार हैं, और वहाँ पे जो पत्रकारिता होती है ज़्यादातर होते रूटीन का काम, इन्फॉर्मेशन, और हेल्थ बीट भी मैंने देखी, एजुकेशन बीट भी देखी, पॉलिटिकल बीट भी देखी, रेलवे बीट भी देखी, तमाम तरह की बीट्स होती हैं, क्राइम बीट्स भी देखी। तो अभी मैं जो पत्रकारिता कर रहा हूँ, जिस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ द मूक नायक से, यहाँ पर हम ये नहीं कि बहुत अलग तरीके का काम कर रहा हूँ, काम तो पत्रकारिता का वही है, लेकिन हम उन मुद्दों पर, उन विषयों पर काम कर रहे हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया जिन पर बात करना नहीं चाहती। जैसे एक बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश ट्राइबल स्टेट है, 21% की आबादी मध्य प्रदेश में आदिवासियों की है, सबसे ज़्यादा क्राइम भी आदिवासियों पर है, एनसीआरबी का डेटा ये कहता है, लेकिन क्या उनके मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच पा रहे हैं? भाई एक मान के चलिए एक कोई बड़ी घटना कहीं हो जाती है, जैसे सीधी वाला पेशाब कांड सबने देखा, वीडियो वायरल होता है, तो उसके बाद चेतना जागती है। लेकिन आज की डेट में ये बड़े दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिन आदिवासियों को पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों पर आज भी 70 से 80% आदिवासियों की ज़मीनों पर दबंगों के कब्जे हैं। अब वो दबंग कौन है? दबंग तो आप समझ ही रहे, वो दबंग कौन है? तो आखिरकार ट्राइबल स्टेट में जहाँ इतनी बड़ी आदिवासियों की संख्या है, इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन वो क्यों दब जा रहे? क्योंकि वो ग्रामीण इलाकों में है और उसका मेन स्ट्रीम का फोकस ऐसे मुद्दों पर नहीं है। वो पॉलिटिकल अप्रोच मीडिया में ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि घटना घट गई या फिर कोई किसी बड़े नेता का कोई बयान आ जाता है तो मीडिया चेतेगी कि भाई ये मुद्दे पे तो काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़मीनी पड़ताल, ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरे ख्याल से बहुत सारे कम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो वाकई तारीफ़ के काबिल हैं, और ऐसे लोगों की सराहना भी की जानी चाहिए और तारीफ़ भी की जानी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने शायद एक वर्ड अभी बीच में भी यूज़ भी किया था कि इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन सप्लाई हो रही है, न्यूज़ जो कि हार्डकोर न्यूज़ जिसको कहा जाता है वो कम दिखाई देती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके मूक नायक के करियर पर ही आएंगे, क्योंकि इसमें आपने काफ़ी 3 खबरें तो मुझे भी याद हैं जिन पर आपने एक्शन कराया और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया, और सरकार को आपकी खबर के संज्ञान में लेकर के और फिर आप उस पर एक्शन भी हुआ। तो उन तीनों खबरों को हम एक एक करके लेंगे। और सबसे पहले, हाँ, मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ कि अभी आपको हार्वर्ड में भी मेंशन मिला है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन एक वो जर्नलिज्म को लेकर के एक फाउंडेशन है, उसने आपको मेंशन दिया है, और आपकी शायद तीनों स्टोरियों के बारे में भी उसमें चर्चा की है। तो शुरुआत हम वहाँ से करते हैं, फिर हम आगे इसकी बात करेंगे। हाँ, ये बात दिसंबर की है। दिसंबर में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसका एक प्रकाशन है नियमन रिपोर्ट्स के नाम से, ऑनलाइन वेबसाइट है, मैगज़ीन है, और उसमें 3 स्टोरियों का उन्होंने जिक्र किया है जो मूक नायक के लिए मैंने की थी, बाईलाइंस है मेरी, जिसमें एक सबसे बड़ी जो स्टोरी की हम पहले बात करें, उन्होंने एक दलित महिला है सुनीता आर्या, मध्य प्रदेश रायसेन की रहने वाली हैं, उस स्टोरी का जिक्र प्रमुखता से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नियमन रिपोर्ट्स ने किया है।
उसमें वो स्टोरी मैंने की थी 2024 में। इम्पैक्ट ये हुआ कि आज एससी कमीशन ने जबलपुर कलेक्टर को एक नोटिस जारी कर दिया है। तो उस स्टोरी की कहानी स्टोरी ये थी कि एक दलित महिला लिविंग रिलेशनशिप के दौरान एक बच्ची को जन्म देती है। जन्म देने के पहले ही उनका जो पार्टनर था वो उनको छोड़ के चला जाता है, और फिर इसके बाद उनके साथ जो घटनाएं शुरू होती हैं, सामाजिक तिरस्कार, भेदभाव, लोगों का किस नीयत से किस नज़र से देखना, वो शायद उन्होंने जो महसूस किया है महसूस भी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। लेकिन मैंने उनको सुना तो उन्होंने कहा कि हम 5 से 6 बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से मिले, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, और बड़े भोपाल में। तो मिले, अपनी बात कही, फ़ोन पे बात कही, मिल के बात कही कि मेरी बेटी 9 साल की हो गई है और 9 साल पहले ये घटना हुई थी और लिविंग रिलेशनशिप के दौरान ये बेटी पैदा हुई। लेकिन हम जहाँ जब भी जिस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, स्कूल वाले पहले तो ये कह देते कि हाँ ठीक है एडमिशन हो जाएगा। जब उनको ये पता चलता है कि उनकी बेटी लिविंग के दौरान हुई थी तो फिर वो अगले ही दिन पलट जाते हैं, कह देते हैं कि सीट सारी फुल हो चुकी हैं, एडमिशन नहीं देते। तरह तरह के बहानेबाजी करते थे। तो मैंने स्टोरी पे फोकस किया कि कैसे एक बच्चे के एजुकेशन राइट्स को आप छीनने का काम कर रहे हो, शिक्षा का अधिकार। भाई बच्ची कैसे पैदा हुई वो बायोलॉजिकल चीज़ है, उसको वो प्रकृति पे है, और वो कैसे हुई ये सबको पता। लेकिन आप सिर्फ एक सामाजिक स्वरूप में वो नहीं आ पाई, यानी शादी नहीं की, वो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रही लिविंग के दौरान। अब तो हमारा कोर्ट भी उस चीज़ को वैलिड मानता है। उसके बाद अगर कोई बेटी पैदा होती है तो क्या उसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको पढ़ने से रोकेंगे? तो वो स्टोरी हमने की थी। उसके बाद स्वतः संज्ञान एससी कमीशन ने एमपी के लिया और जबलपुर कलेक्टर को एक नोटिस जारी किया, और अभी भी वो मामला जो है विचाराधीन है। लेकिन सुनीता आर्या इस बात से बड़ी खुश हैं कि उनकी स्टोरी किसी ने लिखी थी, और वही स्टोरी का जिक्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है। और ये कहा भी है कि सुनीता आर्या 5-6 मेन स्ट्रीम मीडिया समूह से मिली, बातचीत की, लेकिन उस स्टोरी की वैल्यू को कोई समझ नहीं पाया। तो क्यों नहीं समझ पाया? क्या संवेदनाएं नहीं थी, या फिर ऊपर वाले किसी एडिटर ने उस स्टोरी को ड्रॉप कराया? क्या कारण था वो उनके संस्था की बात है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ऐसी स्टोरी से बचने की ज़रूरत है क्या? ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान में सबको अधिकार दिए गए हैं, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। तो उस स्टोरी को करने से मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जिन्होंने इस स्टोरी को छोड़ा तो हार्वर्ड को एक मौका मिला कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से आप मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया की ऐसी खबरों को छोड़ रही है तो कहीं ना कुछ तो कमी है, शायद इसीलिए वो स्टोरी उन्होंने सेलेक्ट की। हम दूसरी स्टोरी से शुरू करते हैं। दूसरी स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं जिसका जिक्र हार्वर्ड ने किया। हार्वर्ड ने हमारी दूसरी स्टोरी पे बात की, जो मैंने मध्य प्रदेश की एक संस्था है एससी वित्त विकास निगम, जो अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोन उपलब्ध कराती है, गारंटी देती है और ब्याज अनुदान उसमें देती है। हमने उस ऑफिस में जाके डेटा इकट्ठा किया, कितने लोगों को लोन मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, कितने आवेदन आए, और एक 5 स्टोरी की पूरी सीरीज़ तैयार की। ओके। उस 5 स्टोरी की सीरीज़ में सबसे पहले हमने ये बताया कि 1000, मान के चलिए उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, डेटा उस स्टोरी में मिल जाएगा, दमुक नायक पे पूरी स्टोरी है, कि मान के चलिए किसी योजना के अंतर्गत 1000 आवेदन उस विभाग को मिले। स्वीकृत विभाग करता है आवेदनों को, मान के चलिए 100 आवेदनों को, और लोन आवंटित होता है सिर्फ 2 लोगों को। क्या बात है! ये एक पॉइंट था कि इतने सारे आवेदन आए, आपने 100 लोगों को श्रेणी में माना कि इनको दिया जा सकता है, लेकिन आवंटन सिर्फ 2 लोगों को हो रहा। इसका क्या कारण है? फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टोरी में लिखा कि आधा साल बीत गया बजट सत्र का, योजना शुरू हुए, लेकिन जो पंपलेट्स थे जिससे गांव-गांव में प्रचार प्रसार उस योजना की जानकारी, क्योंकि 4 योजनाएं ऐसी वित्त विकास निगम चला रहा है,
तो पता चला कि अभी तो वो पैम्पलेट्स ही नहीं प्रिंट हुए हैं, मतलब वो आधे साल जानकारी योजना के बारे में कोई नीचे कोई स्तर हाँ तक वो पहुंची नहीं बनी। इसके बाद हमने उस स्टोरी में ये भी जिक्र किया कि सरकार तमाम योजनाओं के लिए बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर आप शहरों में देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क के थ्रू लगते हैं, टीवी पे बहुत सारे ऐड आते हैं, लेकिन उन योजनाओं का एक भी ऐड नहीं, किसी अखबार में नहीं, किसी होर्डिंग में नहीं, किसी टीवी चैनल के विज्ञापन में नहीं। तो इससे समझ में आया कि सरकार ने योजना तो बनाई है, लेकिन इस योजना के प्रति बड़ा उदासीन रवैया सरकार का है कि वो इस योजना पर लोगों तक भाई पहुंचेगी नहीं तो आवेदन कैसे आएंगे। हो सकता कि 1000 की जगह 5000 आवेदन आते अगर उसका ऐड होता। 5000 में से 100 नहीं तो कम से कम 200-300 लोग तो स्वीकृति उनको मिलती, उन तक लोन पहुंचता, वो अपना रोजगार शुरू कर सकते थे। तो इस तरह से हमने 5 स्टोरी जब की तो 38 करोड़ का फंड शासन ने रिलीज कर दिया। 40 करोड़ का फंड मिलता है हर वित्तीय वर्ष में। तो ये एक इम्पैक्ट हुआ। तीसरी स्टोरी मेरी थी पन्ना जिले की, बड़ी गंभीर और मार्मिक स्टोरी है। स्टोरी आदिवासी परिवारों की है, आदिवासी मजदूरों की है जो पन्ना क्षेत्र में पत्थर तोड़ने का खदानों में काम करते हैं, वो आदिवासियों की। असल में जब मैं उस क्षेत्र में गया, पन्ना जिले के आसपास के जो गांव हैं जहाँ पे पत्थर की खदानें हों और जो जहाँ पे आदिवासी वर्ग रहता है, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो लोग पत्थर की खदानों में काम करते हैं उनकी उम्र मुश्किल से महज 45 और 48 साल के बीच रही है। इसके ऊपर वो हाँ उसके बाद उनकी डेथ, अमूमन इतने सारे केसेस हमने देखे। तो ये विश्लेषण में हमने पाया कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लीजिए 50 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी उनकी नहीं है। उसका क्या कारण? सिलिकोसिस एक बीमारी है वहाँ पर। अच्छा, वो पत्थरों की खदानों में जो मजदूर पत्थर तोड़ते हैं वो धूल के कण सांस के थ्रू उनके फेफड़ों में जाके जम जाते हैं, तो वो बीमारी सिलिकोसिस है और उसकी पकड़ बड़ी देर में लग पाती है। और जब तक पकड़ लगती है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मतलब उसके टीबी की तरह सिम्टम्स हैं, लेकिन है वो सिलिकोसिस। और उसका मैं आपको तो वो लाइलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, फिलहाल अभी कोई इलाज नहीं है उसका इलाज सिर्फ इतना है कि आप इसका बचाव करिए। हम एक आदिवासी परिवार से वहाँ मिले, लच्छू लाल, वो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित थे। तो हमने उनसे देखा तो उनके पास तमाम इतने मोटे पर्चों थे, तमाम अस्पतालों में दिखा चुके, भोपाल एम्स में दिखा चुके, पन्ना में दिखा चुके और भी तमाम जगह दिखा चुके। तो मैंने उनसे पूछा कि इलाज के लिए कुछ मदद मिल रही है? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको अच्छे इलाज की ज़रूरत है और भोपाल आइए, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम भोपाल में रह सकें, भोपाल में इलाज करा सकें, जांच होगी, ये होगा, वो होगा, दवाइयाँ होंगी, दुनिया भर की चीज़ें। तो हमने कहा तो अधिकारियों से बोले, हम अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस का मुआवजा मरने के बाद मिलता है 2.5 लाख रुपए, मरने के पहले कोई मुआवजा नहीं। मतलब इस तरह से उन्होंने कहा कि मतलब सिलिकोसिस बीमारी का इलाज के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो सरकारी अस्पताल जो पन्ना का है उसी में आप इलाज मौत हो जाए उस बीमारी से तो 2.5 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा के लिए। लेकिन उसके पहले अगर आप किसी को भोपाल इलाज कराना है उस सिलिकोसिस तो उससे आप नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक कोई इलाज नहीं है। आप बाकी की योजनाओं का लाभ ले लो तो ले लो, लेकिन उस जैसे वो बीमारी हो गई तो उसके लिए कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे आप इलाज करा सको। तो वो स्टोरी का जिक्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है और उसमें इम्पैक्ट भी हुआ। वहाँ के सांसद BD शर्मा जी के जो PA हैं, वो इलेक्शन का टाइम था, वहाँ पे पहुँचे और उनको लच्छू लाल जी को कुछ आर्थिक मदद भी की और ये भरोसा भी दिलाया कि हम इलेक्शन के बाद हम तुम्हारी मदद करेंगे, इलाज करवाएंगे, ये सब बातें। तो उसमें आपने कुछ फॉलोअप किया है कि? हाँ, फॉलोअप किया है हमने और उन्होंने बताया भी है कि उन्होंने शुरुआत में तो थोड़ी सी मदद दी है, लेकिन फिलहाल अब फ़ोन लगाते तो फ़ोन नहीं उठाते। उस समय ये चर्चा कर तो शायद हम इस पर एक बार स्टोरी फिर उस गाँव में जाके करेंगे। मैं जानना चाह रहा था कि उन्होंने जो वादा किया था, चुनाव हुए भी समय हो गया। नहीं, यही कहानी है। असल में क्या, हम कहानी करके भूल जाते हैं। मैं लगातार आज भी सुनीता जी के संपर्क में रहता हूँ, लच्छू लाल जी से बात होती है और तमाम ऐसी स्टोरी जो हम मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में कर चुके हैं, अनुसूचित जाति वर्ग की जो स्टोरी कर चुके हैं, अल्पसंख्यकों की जो स्टोरी कर चुके हैं, तमाम तरह की ऐसी स्टोरीज हैं
आज भी हम उनको फॉलोअप लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, या क्या करना चाहिए। इस तरह से हम बातचीत करते रहते हैं। तो ये 3 स्टोरीज तो मैं वो बता रहा हूँ जिनका इम्पैक्ट सीधे हुआ है। लेकिन इम्पैक्ट भी स्टोरी के 2 तरह के होते हैं सर। पहला इम्पैक्ट जो है जो आपको दिखाई देगा, जैसे सुनीता आर्या वाले मामले में एससी कमीशन ने जबलपुर कलेक्टर को चिट्ठी लिख दी कि उसका एडमिशन हो बच्ची का। 38 करोड़ का फंड रिलीज हो जाता है एससी वित्त विकास निगम को। फिर तीसरा कि लच्छू लाल जी के पास सांसद के पीए पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है समाज के नज़रिए के बदलाव में। कोई भी स्टोरी अगर आप करोगे तो वो लोग उसको पढ़ रहे हैं, आपके रीडर्स पढ़ रहे हैं, तो रीडर्स पढ़ के ही उसको समझ पाएंगे कि भाई इसको पढ़ कर के उनके दिमाग में, उनके विचार में क्या बदलाव आ रहा है। तो आप जैसा लिखोगे वैसा बदलाव समाज में आएगा, माइंडसेट चेंज होगा। और मैं तो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम अखबारों में पढ़ते हैं वो राशिफल और फलाना और ढिमका। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की छापने की ज़रूरत है अखबारों को, ये मेरा विचार है। ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ वो है जिससे किसी का जीवन प्रभावित हो रहा, वो न्यूज़, वो खबर है। पर वो खबर ना दिखाते हुए तमाम तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हो सकता है वो रेवेन्यू का हिस्सा हो अखबार का, या पाठक बढ़ाने का हिस्सा हो, लेकिन खबर को सिर्फ खबर के हिसाब से ही ट्रीट करना चाहिए। ओके। तो आपकी जो जर्नी है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो आप इस तरह की स्टोरीज़ करने जाते हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें आपको कहीं ना कहीं दबाव, प्रेशर, इन सब का सामना भी करना ही पड़ता होगा। फ़ोन कॉल्स भी कुछ इस तरह के आते ही होंगे आपके पास। तो किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पत्रकारिता से बाहर के लोग हैं वो समझते हैं कि खोजी पत्रकारिता कोई ऐसा काम है कि आप जैसे फिल्मों में दिखाते हैं अक्सर कि भाई वो ग्लैमराइज करके कि ऑफिस बंद हुआ और फिर दफ्तर में पत्रकार घुस गया और फिर टॉर्च में फाइल्स ढूंढते घूम रहा है। असल में खोजी पत्रकारिता इस तरह की होती ही नहीं, ना इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत होती है। सब कुछ आपके सामने होता है, बस आपको सिर्फ पढ़ने और विश्लेषण करने की क्षमता आपके पास हो, आप हर एक दिन नई स्टोरी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि सारा कुछ उस फाइल्स में दबा हुआ है। आजकल बहुत सारे माध्यम है, मैं कह रहा हूँ आप जो शायद युवा पत्रकार हैं साथी मेरे जैसे, और जो इस तरह की खोजी पत्रकारिता करना चाहते हो, तो मेरा उनको एक सजेशन भी है कि अगर आपको कोई भी स्टोरी ढूंढनी है किसी भी डिपार्टमेंट की, सबसे पहले उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट का अध्ययन करिए। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप देखिए। आपको 5 चीजें उसी में समझ में आ जाएंगी कि स्टोरी हम कैसे निकाल सकते हैं। आपके आंखों के सामने से अगर कोई चीज बच के निकल जाए, मतलब एक आम व्यक्ति के आंखों के सामने से कोई चीज बच के निकल जा रही है और आप उसको पकड़ रहे हो, वही खोजी पत्रकारिता है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने ये डेटा निकाला कि 1000 आवेदन आए, बहुत छोटी सी बात है, कोई भी निकाल सकता है। जाके वहाँ विभाग में पता करे कि साहब अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में आपको कितने आवेदन मिले, किस योजना में कितने आवेदन आए, कितने आपने स्वीकृत कर दिए, कितने लोगों का आवंटन कर दिया। भाई डेटा तो वहीं से आया है, पर उसको लिखने का और प्रस्तुत करने का एक अपना तरीका है। वो प्रस्तुत जिस तरह से होगा वो सबके सामने आ जाए। कोई इस तरह से कोई बहुत विशेष वो नहीं है। ये तो हो गई आंकड़े जुटाने की बात या इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की बात, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जिनके हित उससे जुड़े होते हैं, आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो नेता हों, चाहे और कोई अफेक्टेड लोग हों, जो कहीं ना कहीं, अब जैसे आपने दबंगों का जिक्र किया, आज आप उनकी बारे में अगर कोई स्टोरी करेंगे कि आदिवासियों की ज़मीन पे फलां दबंग का कब्जा है, तो निश्चित रूप से वो फिर आपको थ्रेटन करेंगे या आपसे चाहेंगे कि स्टोरी ना की जाए या उसमें नाम ना डाला जाए। तो इस तरह की भी चुनौतियाँ आपको आती होंगी। बिल्कुल आती हैं। जब कोई काम करेंगे तो तमाम तरह की बातचीत होती है। कई लोग फ़ोन करके ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अरे देख लीजिएगा, कुछ हो सके तो देख लीजिएगा प्लीज़। हाँ, कुछ इस तरह से भी बात करते हैं कि नहीं अरे हमारे तो फलाने पत्रकार हैं, हमारे तो फलाने ये हैं, मैं तो फलाने मंत्री का फलाना हूँ, मैं तो फलाने विधायक का भतीजा हूँ। इस तरह की भी बातें होती है। पर
ये तो आपको तय करना है कि उनकी बात जो सामने से आ रही है, आप उसके प्रेशर में आके क्या कोई स्टोरी रोकना चाहते हैं या रोकेंगे। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई स्टोरी करते हैं तो हम दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। नहीं, वो बैलेंस तो होना ही चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और दोनों पार्टीज को मौका मिलना चाहिए। कम से कम बात तो आप करो कि तो इस तरह की फ़ोन कॉल्स और मैसेज आना बहुत आम बात है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग इस तरह की जर्नलिज्म करते हैं उनके पास आते हैं और हम इससे डरते नहीं हैं और ना डरेंगे और जो कर रहे हैं वो करना है। क्योंकि इस तरह की चुनौतियां मैंने फेस की हैं, इसीलिए मैंने आपसे कुरेद करके पूछा है इसको। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास भी कुछ इस तरह के कॉल्स मैंने झेले हैं, कुछ लीगल नोटिस भी मेरे पास भेजे गए, ऑल्दो उनका कोई औचित्य नहीं था और उसके बाद वो आगे बढ़ भी नहीं पाए उसमें। क्योंकि जब आपकी स्टोरी पुख्ता होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात जी। तो इसके अलावा अगर आप इस इंटरव्यू में कुछ और ऐड करना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है जी। ऐड तो बस यही करना चाहूँगा कि जिस तरह की जर्नलिज़्म हम स्पेसिफिक मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि जिन लोगों की बात की जानी चाहिए और वो आज बात उभर करके नहीं आ पा रही है, सिर्फ घटनाओं में सिमट के रह जाती है कि ये घटना और वो घटना। मुझे लगता है कि राजधानी के बाहर भी बहुत कुछ है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लिखने के लिए भी बहुत कुछ है और सरकार को चेताने के लिए भी बहुत कुछ है। एक स्टोरी का मैं जिक्र करूंगा आखिरी में। ये स्टोरी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र की है। बुधनी उनका क्षेत्र है और उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे जब मैंने वो स्टोरी की 2023 में। जो आदिवासियों के पट्टे का मामला है, एक महिला है वहाँ पर, मैं नाम शायद उनका भूल रहा हूँ, आदिवासी महिला है, बुधनी क्षेत्र में रहती हैं। उनकी ज़मीन में पिछले 11 साल से दबंगों का कब्जा है और लगातार मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है, मुख्यमंत्री की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में एक आदिवासी महिला 11 साल से अपने पट्टे की ज़मीन को छुड़ाने के लिए दर दर भटक रही है और उसको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। वो अपनी किताब लेकर के, ऋण पुस्तिका लेकर के, ज़मीन के कागज़ लेकर के, पट्टा लेकर के, तहसीलदार से लेके एसडीएम से लेके, कलेक्टर से लेके और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख चुकी है। उसकी ज़मीन जब मुक्त नहीं हो पाई, जो सीएम का गृह क्षेत्र है, सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, तो आप समझ लीजिए पूरे प्रदेश में आदिवासी और दलित समाज के लोगों की क्या हालत होगी। ओके, ये तो वाकई मतलब चेतना चाहिए। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल बात पर। तो वही मेरा बताने का मतलब भी है कि दिखाने के लिए बहुत कुछ है और लिखने के लिए बहुत कुछ है। हम उम्मीद यही करते हैं कि शायद इस तरह की जर्नलिज्म और तेज़ी से मध्य प्रदेश में बढ़े और लोग इसी तरह की चीज़ों को उठाएं, दिखाएं जिनको कोई उठाना और दिखाना नहीं चाहता। ओके, तो अंकित, आज की जानकारी के लिए और इन सब रोचक जानकारियों के लिए और आपके करियर के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं उनको आपकी जो जर्नी है और जो आपका जर्नलिज्म है और जो आपकी स्टोरीज़ ने इम्पैक्ट लाया है वो एक अच्छा संदेश देगा। और बहुत सारे ऐसे युवा पत्रकार हैं जो चाहते हैं कि इस फील्ड में आए या मतलब अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, भले ही वो आ गए हैं या आने की उसमें हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारा मार्गदर्शन का काम करेंगे आपकी बातें, जिससे कि वो अपना एक पाथ तय कर पाएंगे कि हमें किस पाथ पर आगे बढ़ना है। तो हम आपसे समय समय पर और इस तरह की स्टोरीज़ पर बात करते रहेंगे, आपके अनुभवों को हम शेयर करते रहेंगे, ताकि आम जन जो है वो भी जागरूक हो सके और इस तरह की और ज़्यादा अवेयरनेस आए और पत्रकारिता के जो क्षेत्र में और लोग काम कर रहे हैं वो इस तरह की स्टोरीज़ को उठाना शुरू करें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जल्दी मिलते हैं आपसे पुनः। थैंक यू। थैंक यू।